नमस्कार, NaukriNews.com में आपका स्वागत है। मैंने कोरोना की विदाई को लेकर जितनी भविष्यवाणियां की थी वो सारी की सारी सही साबित हुई हैं। जो तस्वीर मैंने आपको दी थी उसमें सिलसिलेवार एक एक चीज़, थर्ड वेव का क्या होगा, सेकेंड वेव का क्या होगा, फर्स्ट वेव का क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि कोरोना अब जा रहा है और मैंने आपको जो तारीख दी थी, जो अभी मेरी भविष्यवाणी जीवित वाली भविष्यवाणी है, वो तारीख मैंने आपको दी थी नवंबर की तारीख, कि नवंबर तक कोरोना अस्त। बहुत सारी, मैं जब भी जो बात कहता हूँ मैं अपने मन से नहीं कहता हूँ, मैं ऐसा कोई महात्मा नहीं हूँ, मेरे को सपने में नहीं आता है। मैं वो चीज़ें कहता हूँ जो तथ्य मेरे सामने बिछे हुए हैं इस दुनिया में, इसी इंटरनेट पे जो जानकारियाँ हैं उनको उठाता हूँ, उनके अंदर के निहितार्थ निकालता हूँ, उनके मतलब निकालता हूँ और उनके इंटरप्रिटेशन आपके सामने रखता हूँ। तो जो उनके इंटरप्रिटेशन थे वो ये कहते थे, ये मैं नहीं कहता था। मैंने नवंबर का समय आपको इसलिए दिया था क्योंकि नवंबर तक मुझे लगता था जो बचे खुचे केसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद में आप ये समझ सकेंगे कि हाँ भाई ख़त्म हो गया है। हमारे बहुत महान कोरोना विज्ञानी जो हैं हिंदुस्तान के, वो दूसरी तीसरी लहर अक्टूबर तक आ जाएगी, सितंबर तक आ जाएगी, ये सब बयानबाजी किया करते थे। और उनको लगता था, पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में, उनके मन में ये था कि लहर जब पहली आती है तो दूसरी भी ज़रूर आती है और दूसरी आती है तो तीसरी भी ज़रूर आती है। तीसरी लहर का एक ऐसी पिक्चर बना के रखी हुई थी। क्यों डरा रहे थे मुझे नहीं पता है। चीन में अभी तक कितनी लहरें आई ज़रा पूछिएगा। क्या चीन में कोई दूसरी लहर आज तक आई है? अरे भाई, एक नया वेरिएंट आ गया था, ज़्यादा संक्रामक था। हमारी सरकार की गलती से जब कैंट वेरिएंट यूके में फैला, इन्होंने फ़्लाइट्स पर रोक नहीं लगाई। जो आज कर रहे हैं ये यूके से बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं कि आप आओगे तो आपको क्वारंटीन करेंगे, ये काम अगर उस वक़्त कर लिया होता तो भारत में दूसरी लहर भी नहीं आती। जो अमेरिका का कैंट वेरिएंट था, माफ़ कीजिए यूके का, वो यहाँ पे आया, फ़्लाइट खुली रखी। आया तो पहली बार भी कोरोना ऐसा ही था, हमने फ़्लाइट्स को रोका नहीं था। लेकिन दूसरी बार जब कैंट वेरिएंट था, जब वो आया तो इसी तरह से आया था और वो यहाँ पे आके डेल्टा में कन्वर्ट हो गया। ये अलग बात है। तो जब एक नया वेरिएंट आ जाएगा, पूरी सोसाइटी को एक्सपोज़र नहीं हुआ था, एक फ्रेश वायरस था, एक्सपोज़र हो गया, इसलिए दूसरी लहर आ गई। दुखदाई थी, बहुत सारे लोगों के प्राण गए। मैं उसे कोई छोटी घटना नहीं मानता हूँ, मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। लेकिन अब तीसरी भी आएगी, चौथी भी आएगी। ये कौन सा गणित है, कहाँ से आता है, तीसरी लहर का कैलकुलेशन कहाँ से होता है, ये आज तक समझ में नहीं आया। और तीसरी लहर इसीलिए मैंने कहा था नहीं आएगी क्योंकि हमारे देश में लोगों को कुदरत का टीका लग गया। और कुदरत के टीके के सबूत अगर आप देखना चाहते हैं तो ये नई रिपोर्ट है, कोरोना की आज की स्थिति की रिपोर्ट। वो आपको बताती है कि किस तरह से भारत में कोरोना जा चुका है। इतना कम बीमारी तो कोई भी बीमारी किसी भी देश में हो सकती है। देश में 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां एक्टिव मामलों की संख्या अब 500 से कम रह गई है। 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 से कम केसेस हैं इस वक्त, एक्टिव केसेस। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये ऐसे राज्य हैं जो बड़े बड़े राज्य हैं, जिनकी बड़ी बड़ी आबादियां हैं और वहाँ से कोरोना ख़त्म हो चुका है। आपको बताऊं, अगर हर्ड इम्यूनिटी आई है और जो तरीके इन्होंने कोरोना को कंट्रोल करने के अपनाए थे, ईमानदारी से देखा जाए तो ये सबूत है कि उन तरीक़ों पे ठीक से अमल नहीं हुआ। इसीलिए सबके संपर्क में कोरोना आ गया और सब ठीक हो गया। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। कोरोना लगना था लोगों को इम्यून हो जाना था कुदरती तरीके से। इस पर इनका कोई क्रेडिट नहीं है। अगर जिसने क्रेडिट लिया था उस तरीके को ठीक से अपनाया था, वहाँ पर अभी कोरोना का हाल देख लीजिए आप। वो राज्य केरल। खैर, इन राज्यों में कोरोना की जंग ने उम्मीद बढ़ाई है, ऐसा अखबार लिख रहे हैं। बाकी राज्यों में देश की बड़ी आबादी रहती है इन राज्यों में और 500 से कम एक्टिव केसेस रहना बहुत बड़ी बात है। अगर उत्तर प्रदेश में भी अगर आप जाएंगे तो 40 ज़िले ऐसे हैं जिसमें 0 केसेस आ चुके हैं। ये स्थिति है। और राज्य का मतलब जानते हैं, करोड़ों आबादी के बीच में 500 केसेस भी ना होना अपने आप में ये गिनने वाले के लिए लानत है कि वो इतना क्यों गिन रहा है। अब तो ये ख़त्म है। फेस्टिव सीजन आने से पहले कहा जा रहा था त्यौहार आएगा तो फैल जाएगा, और फेस्टिव सीजन आने से पहले कोरोना पूरा जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वापस नहीं आने वाला है। कोरोना का दी
एंड हो चुका है और ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि अब इसको कोई चाहे तो भी दोबारा नहीं ला सकता है। ज़बरदस्ती पकड़ के भी कोरोना को लाएंगे अगर तो भी वो नहीं आएगा, क्योंकि अब सबके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम है तगड़ा वाला, कुदरत की इम्यूनिटी है। आएगा कोरोना तो डिशम कर देंगे। इसी वजह से ये हुआ है कि बड़ी संख्या में लोगों ने अब टीके लगवाने के काम को ढीला छोड़ दिया है। अब टीके भी लोग कम लगवा रहे हैं क्योंकि अब ये कोरोना चला गया। लोगों को लगता है ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। हालांकि जो बड़े बड़े कोरोना विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर फाउची हैं, वो इस बात का अफसोस जता चुके हैं। मैंने वीडियो दिखाया था कि भाई जब कोरोना चला जाता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है, लोग टीके लगाना कम कर देते हैं। ये एक डॉक्टर फाउची का स्टेटमेंट था जो मैंने एक वीडियो में लगाया था। अब उनके लिए बड़ी चिंता की बात है, कोरोना चला गया अब तो टीका बिल्कुल ही लोग नहीं लगवा रहे तो कैसे काम चलेगा। तो वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी लगाओ भाई, फटाफट लगाओ। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब जो टीके लगवाने की रफ्तार थे वो भी काफ़ी हद तक गिर गई है। गोवा, दमन और दीव में अब सबसे कम और नगर हवेली में भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं। लक्षद्वीप में भी इतने ही केसेस बने हैं, मतलब दो तीन इस तरह के केसेस हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 9 सक्रिय केसेस बचे हुए हैं। इसके अलावा बिहार जैसे राज्य में केवल, इतने बड़े राज्य में 29 केसेस हैं। इतने केसेस तो किसी भी चीज़ के निकल आएंगे, इसको ज़ीरो ही मान के चलना चाहिए। वैसे कायदे से देखा जाए तो चंडीगढ़ में सिर्फ 38 सक्रिय केसेस हैं। दूसरी लहर में बुरी तरह से दिल्ली का, आपको याद होगा दिल्ली कोरोना की राजधानी बन गई थी। उस दिल्ली में जहाँ पे हर तरफ तबाही थी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना नियंत्रण में आया, क्योंकि जहाँ ज़्यादा फैला वहाँ ज़्यादा जल्दी इम्यूनिटी आई। और उसमें जो है दिल्ली में अब कुल मिला के सिर्फ 350 केसेस रह गए हैं। जब वो भी तब है जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग वेस्टिंग दूसरी चीज़ें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव हैं। गुजरात में 180, हरियाणा में 823 मामले सिर्फ बचे हुए हैं। झारखंड में 84, लद्दाख में 52 मामले बचे हैं। और सबसे बड़ी राहत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था कि कोरोना फैल भी रहा था, उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही थी। जितना ज़्यादा मैनेजमेंट हो सकता था वो हुआ था। उसके बावजूद इन राज्यों में अब उसका नतीजा है, बल्कि कहें 153 और 122 एक्टिव केस बचे हुए हैं। अगर आप दूसरी तरफ जाके देखें तो अब जो नया सिलसिला शुरू होने वाला है, जितने लोग डरा रहे थे आपको तीसरी लहर आएगी, ये हो जाएगा, हमने गणितीय पद्धति से निकाला है, कोई कहता था हमने जो है उसको कंप्यूटर से निकाला है, हमारा फार्मूला गलत हो ही नहीं सकता है, ये होगा वो होगा, हमने सिमुलेशन किया है, पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी का नाम लेते थे। एक साहब तो जो है वो हमारे एम्स के बड़े वाले डॉक्टर साहब हैं, वो तो आज डराते हैं, कल कहते हैं नहीं डरो। उनका समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं लाइफ में। ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो तरह तरह की चीज़ें लेके मार्केट में डराए पड़े हुए थे। और अब आपको बता दूं, नवंबर आने के बाद में ये सारे लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए नज़र आएंगे। कमाल हो गया, आज सरकार ने इसको नियंत्रित कर लिया, हमारी वजह से ये हो गया, हमारी वजह से वो हो गया। जो भी होगा वो आप देखेंगे, तमाम सारा होता रहेगा। और इस बीच में हालत ये है कि उत्तर प्रदेश में आधे ज़िले ऐसे हैं जिनका कोरोना शून्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अगर इन ज़िलों को आप देखें, ललितपुर है, महाराजगंज है, महोबा है, मथुरा है, मऊ है, मुजफ्फरनगर है, प्रतापगढ़ है, रायबरेली है, रामपुर है, संत कबीर नगर है और श्रावस्ती है, सीतापुर है, उन्नाव है, सुल्तानपुर है और वाराणसी है। इन ज़िलों में आप कोरोना के केसेस अगर गिनने जाएंगे तो शाम को घर वापस लौटाएंगे, एक भी केस नहीं मिलेगा। शून्य मामला इन ज़िलों में पहुंच चुका है। जिन ज़िलों में नाम मात्र के केसेस बचे हैं और केसेस ख़त्म होने वाले हैं, उन ज़िलों के बारे में आपको बताऊं। ये ज़िले जो हैं उनमें है अमरोहा, अमेठी, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, भदोई, देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। इन ज़िलों में थोड़ा थोड़ा सा कोरोना बचा हुआ है। मतलब उत्तर प्रदेश जो, जहाँ ये वो प्रदेश है जहाँ पे लाशें जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, ये वो प्रदेश है जहाँ इलाज नहीं मिल रहा था, ये वो प्रदेश है जहाँ ऑक्सीजन नहीं थी और मुख्यमंत्री ने लोगों को धमकी दी थी
कि अगर किसी भी अस्पताल ने ये कहा कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा, याद होगा आपको। संपत्तियां जब्त कर दूंगा, ये तो एक फेवरेट डायलॉग है वहाँ के मुख्यमंत्री जी का, वो कर देते हैं वो। तो उस पूरे हालात के बीच में जिस प्रदेश में यमुना किनारे दफन की गई हिंदुओं की लाशें मिल रही थीं, जिस प्रदेश में नदी में बहती हुई लाशें मिल रही थी, उस प्रदेश में भी अब नील बटे सन्नाटा केसेस बचे हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कोरोना की स्थिति क्या हो गई है। कोरोना पूरी तरह से नियंत्रित हो गया है और ये मेरा मानना है, ये मेरी राय है कि इसका क्रेडिट किसी को नहीं जाता है, किसी भी चीज़ को नहीं जाता है। अगर कोरोना नियंत्रित हुआ है, अनियंत्रित हुआ था वो हम सब ने देखा है किसकी वजह से हुआ, लेकिन जो नियंत्रित हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा वेरिएंट के कारण हुआ है। जितनी तेज़ी से डेल्टा वेरिएंट फैला, जितनी तेज़ी से वो ज़्यादा से ज़्यादा आबादी तक गया, ये लोग सोच रहे थे वैक्सीन से हम लोगों को इम्यून करेंगे। वैक्सीन की रफ्तार अगर 1 थी तो उसकी 100 थी और उसने जा के सब लोगों को इम्यून किया। क्योंकि आपको याद दिला दूँ, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो केसेस हैं ख़ासतौर पे डेल्टा वेरिएंट के, वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा संक्रामक है वो, लेकिन घातक नहीं है। डेल्टा से मौतों की दर उतनी कम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोगों को होगा तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुसीबत होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आईसीयू नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोगों की मौत होगी। लेकिन फिर भी जितने लोगों को वो लगता है, उनमें से जो मरने वाले हैं बहुत कम होते हैं। तो इस वेरिएंट ने बड़ी ज़्यादा इम्यूनिटी जो है वो सोसाइटी को दी है, नेचुरल इम्यूनिटी, या कहें भगवान का टीका लगाया, जिसके कारण हम सुरक्षित हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि इस वायरस ने सबसे ज़्यादा तबाही भी मचाई है, क्योंकि तेज़ी से फैला तो तेज़ी से ज़्यादा लोगों को घातक असर दिखाया। कोमोर्बिडिटी वाले लोगों को इसने बहुत ज़्यादा लपेटा और उसके कारण हम लोगों को बहुत सारे अपने प्रियजन खोने पड़े और बहुत सारे लोग अपनी जान को बहुत तकलीफ़ के बाद बचा पाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कुछ आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को, तो इस वीडियो के ठीक बाद में एक बार कोड है, उसको स्कैन करके आप पेटीएम जैसी किसी भी ऐप से, पेटीएम, फ़ोनपे, रूपे, पता नहीं जो जितनी भी ऐप हैं उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।